लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 11वां परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन भूपति फिर बेवक्त शयन गृह में पहुंच गया और चारू को बुलवा लिया। बोला, चारू, अमल के लिए बड़ी अच्छी एक सगाई आई है। चारू अन्यमनस्क थी। बोली, अच्छी क्या आई है? भूपति ने कहा, सगाई। चारू, क्यों, मैं क्या पसंद नहीं आई? भूपति जोर से हंस पड़ा। बोला, तुम पसंद आई या नहीं ये बात अभी तक अमल से पूछी नहीं गई, और अगर आ भी गई होंगी तो मेरा भी तो थोड़ा बहुत हक है, उसे मैं चट से नहीं छोड़ने का। चारू का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उफ, क्या बक रहे हो जिसका ठीक नहीं? तुमने कहा नहीं था अभी कि तुम्हारी सगाई आ रही है? भूपति ने कहा, तो क्या दौड़ा दौड़ा तुमसे कहने आता? कोई इनाम मिलने की तो आशा थी ही नहीं। चारू, अमल की सगाई आई है? अच्छा ही तो है, फिर देर किस बात की, कर डालो पक्की। भूपति, वर्धमान के वकील रघुनाथ बाबू अपनी लड़की के साथ अमल का ब्याह करके उसे पढ़ने के लिए विलायत भेजना चाहते हैं। चारू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, विलायत? भूपति, हाँ विलायत। चारू, अमल विलायत जाएगा? बहुत अच्छा रहा, अच्छा ही हुआ, तुम उसे एक बार पूछ तो देखो। भूपति, मेरे कहने के पहले तुम एक दफे उसे समझा बुझाकर कहो तो ठीक रहे ना। चारू, मैं तो 1000 बार कह चुकी, वो मेरी बात मानता नहीं, मुझसे अब नहीं कहा जाएगा। भूपति, तुम्हें क्या मालूम होता है, वो करेगा नहीं। चारू, और भी तो बहुत बार कोशिश की जा चुकी है, किसी तरह भी तो राजी नहीं हुआ। भूपति, लेकिन अब की बार इस प्रस्ताव को छोड़ना उसके लिए ठीक नहीं, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, अमल को अब तो मैं पहले की तरह आश्रय दे न सकूंगा। भूपति ने अमल को बुलवा लिया। अमल के आने पर उससे कहा, वर्धमान के वकील रघुनाथ बाबू अपनी लड़की की तुमसे सगाई करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि ब्याह हो जाने के बाद तुम्हें पढ़ाने के लिए विलायत भेजें। तुम्हारी क्या राय है? अमल ने कहा, आपकी अगर आज्ञा हो तो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। अमल की बात सुनकर दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते ही वो राजी हो जाएगा, इस बात की किसी ने भी आशा नहीं की थी। चारू तीव्र स्वर में मजाक उड़ाती हुई बोली, भैया की आज्ञा होते ही आप अपनी राय दे देंगे? कैसे आज्ञाकारी भाई है, जरा देखो तो। भैया पर ऐसी भक्ति अब तक कहाँ गई थी लाला जी? अमल ने उत्तर न देकर जरा हंसने की कोशिश की। अमल की चुप्पी से चारू ने मानो उसे चेता देने के लिए दूनी झड़प के साथ कहा, ऐसा क्यों नहीं कहते कि अपनी ही तबीयत हो रही है, मन मन भावे मुड़ी हिलावे। भूपति ने हंसी में कहा, अमल तुम्हारी ही खातिर अब तक सिर हिला रहा था, कहीं देवरानी की बात सुनकर तुम्हें डाह न होने लगे। चारू इस बात से सुर्ख हो उठी और कोलाहल करके कहने लगी, डाह क्यों नहीं, मुझे डाह कभी नहीं होता। ऐसा कहना तुम्हारा बड़ा अन्याय है। भूपति, लो देखो, अपनी स्त्री से मजाक भी नहीं कर सकता। चारू, नहीं, ऐसा मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। भूपति, अच्छा, बड़ा भारी कसूर हो गया, माफ करो। खैर, तो ब्याह की बात ठीक हो गई ना? अमल ने कहा, हाँ। चारू, लड़की अच्छी है या बुरी, इतना भी देखने का सबर न हुआ? तुम्हारी ऐसी दशा हुआ ये, इसका तो जरा आभास तक नहीं जाहिर किया कभी। भूपति, अमल, लड़की देखना चाहो तो उसका भी इंतजाम किया जा सकता है, खबर ली है मैंने, लड़की सुंदर है। अमल, नहीं, देखने की तो कोई जरूरत नहीं समझता। चारू, इनकी बात तो सुनो, ऐसा भी कहीं होता है, पर हम लोगों को तो कम से कम देख लेनी चाहिए। अमल, नहीं भैया, देखा देखी में झूठ मूठ को देर करने की जरूरत नहीं मालूम होती। चारू, जरूरत क्या है जी, देर होने से छाती जो फटने लगेगी। तुम मोर बांध कर अभी निकल पड़ो ना, क्या खबर तुम्हारी राज संपदा हीरा जवाहरात को कोई और उड़ा ले गया तो। अमल को चारू का कोई भी मजाक विचलित न कर सका। चारू फिर बोली, विलायत भागने के लिए तुम्हारा भीतर से मन फड़फड़ा रहा है क्यों? यहां तुम्हें कोई मार रहा था या बांध रहा था? हेडकोट पहन के साहब बगैर बने आजकल के लड़कों का मन ही नहीं भरता। लाला जी, विलायत से लौटकर हम जैसे काले आदमियों को पहचान तो सकोगे? अमल ने कहा, तो फिर विलायत जाना ही क्या हुआ? भूपति ने हंसकर कहा, काले रूप को भुलाने के लिए ही तो 7 समुद्र पार जाना है।
सो इसमें डरने की क्या बात है चारू? हम तो हैं ही, काले के भक्तों की कमी न होगी। भूपति ने खुश होकर उसी वक्त वर्धमान को चिट्ठी लिख दी। विवाह का दिन भी ठीक हो गया। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 11वां परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।